हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने लास्ट जो हमारे टाइप ऑफ पोस्ट का वीडियो देख लिए होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टाइप ऑफ पोस्ट के रिमेनिंग पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम नकद लागत। नकद लागत क्या है? जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा होगा, नकद यानी कैश, कैश कॉस्ट, यानी कि नकद लागत वे लागत होगी जिसका भुगतान नकद में करना अनिवार्य है। इसे वास्तविक लागत भी कहेंगे। उत्पादक को उत्पादन करने के लिए कम से कम जितनी राशि नकद में रखनी अनिवार्य है उसे नकद लागत कहते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है, उससे पहले हमें कुछ भी मटेरियल परचेज़ करना है, लेबर है, तो उसका पेमेंट हमें उसी स्पॉट पे करना होता है, एट द टाइम उसका पेमेंट करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम कैश कॉस्ट कह दिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारी रूपांतरित लागत। रूपांतरित लागत क्या है? रूपांतरित लागत को अगर हम एक फॉर्मूले में देखते हैं तो वो क्या हो जाता है कि पर यूनिट कॉस्ट में से अगर आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को घटा देते हैं और रिमेनिंग जो कॉस्ट बचेगी वो क्या है? हमारी रूपांतरित लागत कहलाएगी। अब ऐसी लागत का निर्धारण इस आशय से किया जाता है कि यदि कोई सामग्री के मूल्य में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, यानी इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसकी गणना करके इसका नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को घटाया और हमारी लागत शेष बच रही है, यानी कि अगर हमारी ज़्यादा होगी डायरेक्ट उसकी मटेरियल की जो कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमारी जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा बचेगी। और अगर आप उसकी कॉस्ट घटा रहे हो और वो उसका पार्ट ज़्यादा है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि हाँ, मुझे जो हमारा मटेरियल है उस पर इतना पैसा खर्च नहीं करना था, तो आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। और जो संगठन है वो किसी भी प्रोडक्शन का निर्माण करते समय दो सामग्री का यूज़ करता है, जिसका जो पर्पज़ है यूज़ करने का वो सेम है। तो ऐसी स्थिति में क्या देखेगा संगठन देखेगा कि जिस भी प्रत्येक सामग्री की डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कम आ रही होगी उसका यूज़ करेगा, ना कि उस सामग्री का जिसका मूल्य तेज़ी से बढ़ रहा है। तो रूपांतरित लागत आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि रूपांतरित लागत वही लागत है जो डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट है उसको घटाने के बाद बच रही है शेष हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारी आरोपित लागत। ये वास्तविक लागतें नहीं होती हैं, ये क्या होती है? घरेलू या मानी हुई लागत होती है। जैसे कि उदाहरण मानो कि दुकान खरीदी हमने, तो उसका जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसका जो हम रेंट दे रहे हैं, वो क्या है? हमारी आरोपित लागत है। ये हमारी वास्तव में कोई कॉस्ट नहीं आई है कि अगर हम सेल कर रहे हैं इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बट उसको मान लिया जाता है कि हाँ, मैंने जो ये काम स्टार्ट किया है दुकान पे तो ये मेरी लागत लगी है मुझे, तो मुझे इस लागत को निकालना है। मैं रेंट दे रहा हूँ तभी तो प्राइस बढ़ा के देता है, कहता है भाई मुझे भी तो अपनी दुकान चलानी है, मुझे इसका किराया देना है, तो उसकी प्राइस बढ़ रही है। वो मान रहा है कि मेरी लागत है ये। ऐसी लागतों को केवल तभी शामिल किया जाता है जब क्या होता है? विश्वसनीय लागत विधि को काम में लिया जाए। मान लीजिए कि जैसे केंद्र सरकार कहती है कि नहीं, मुझे तो नेट कॉस्ट है, कि आपकी नेट कॉस्ट कितनी है, तो नेट कॉस्ट तभी निकलेगी जब इन आरोपित लागतों को घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक लागत नहीं है। तो अगर आप इनको जोड़ रहे हो तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकल के नहीं आती है। तो केंद्र सरकार कहती है अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट बतानी है तो आप इन लागतों को घटा के बताइए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो कुछ ऐसा आता है कि हमारा जो बिज़नेस होता है ना, उसमें कामबंदी लागत भी ज्ञात करनी होती है। कामबंदी लागतें क्या होती है? जैसे कोई मान लो मशीन है, प्लांट है, बंद हो गया, श्रमिकों की हड़ताल हो गई, खराब कार्य की दशाएं उसकी स्थिति में जन्म लेती है और संगठन द्वारा ये व्यय स्थिर रूप से किए जाते रहते हैं। जैसे मानव भवन का किराया है, बीमा पॉलिसी का प्रीमियम है। उद्योगों में जो कामबंदी लागत है ना, वो ज्ञात करने के लिए कभी कभी ऐसे आदेश कौन देगी? केंद्र सरकार भी देगी, जिसके आधार पर लागत जो लेखाकार है इन्हें दो आधार पर लिखा जाता है। इसमें काम जो बंदी लागत है उसको अलग किया जाएगा और उत्पादन चालू रखने के लिए जो व्यय किया जा रहा है उसे अलग किया जाएगा। अब हमारे दो बिल्कुल छोटी सी लागतें बचती, एक तो अवधि लागत और एक भेदात्मक लागत। तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी वो बात नहीं है, इसमें बस इतना सा सिंपल सा है कि जो अवधि लागत है वो लागतें कैसी लागतें होती है? जो स्थिर लागत से संबंधित होती है। जब भी किसी लागत के साथ अवधि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब वो स्थिर लागत से संबंध रखेगी। इसका उपयोग केवल केंद्र सरकार के कहने पर किया जाता है और इनका उपयोग भी नहीं किया जाता, इसलिए इसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट का भी एक तरीके से पार्ट कह सकते हो कि हाँ, अवधि है यानी इस टाइम पीरियड पे ये लगनी है तो लगनी ही है। अब है भेदात्मक लागत। ऐसी लागत होती है जो दो भिन्न कार्य प्रणालियों से अलग अलग ज्ञात की जाती है और उनके अंतर की राशि भेदात्मक लागत कहलाती है। दो अलग अलग प्रणालियों से लागत निकालने पर जो अंतर विचरण यानी वेरिएंस आ रहा है, तो लागत विचरण का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे भेदात्मक लागत के नाम से लिखा जाएगा। यानी अलग से ये भी कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर आप
कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हो और उन अलग अलग मेथड्स से आपके जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएंस आ रहा है, बस वही वेरिएंस हमारी भेदात्मक लागत हो जाती है। यानी अलग से ही दोनों कोई लागत नहीं है, बस एक पार्ट है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये वर्ड आते हैं तो इनसे आप क्या समझते हो। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप सबने भी वेट किया होगा, वो है हमारे फैक्टर ऑफ कॉस्ट। फैक्टर ऑफ कॉस्ट तीनों जो हमारे हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट को हम कल अच्छे से समझेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका साथ हमारा प्रयास।